वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे टेस्ट प्लस डिस्कशन देखेंगे, जिसमें जीके जीएस का ये चिंगारी टेस्ट होगा। ये 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने 6 वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। एनटीपीसी ग्रुप डी 2020-21 के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चिंगारी टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपको डिटेल के साथ जो है वो बताए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बेकिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बेकिंग पाउडर के नाम से किसको जाना जाता है? 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। NaHCO3 को हम लोग बेकिंग पाउडर के नाम से साधारणतः जानते हैं। बेकिंग पाउडर को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। यही हो गया NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको इस तरह से लिखा जाता है NaHCO3। 3 जो है ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, KMNO4। इसको क्या कहते हैं हम लोग? KMNO4 को लाल दवा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि लाल दवा किसे कहते हैं और ऑप्शन में दे दिया जाए इस तरह के 4 ऑप्शन, तो फिर आप आंसर करेंगे KMNO4। इसी तरह से Na2CO3 को कहा जाता है सोडा ऐश। सोडा ऐश Na2CO3 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग इनमें से किस में नहीं गुजर सकती? अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो निम्न में से किस में से होकर पास नहीं कर सकती, गुजर नहीं सकती? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात। निर्वात में से अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो नहीं गुजर सकती है। यहाँ पर आपको याद रखना है, अनुदैर्ध्य तरंग की सबसे ज़्यादा गति ठोस के अंदर होती है, जबकि सबसे कम गति जो है वो द्रव में होती है। सबसे ज़्यादा गति किस में होगी? ठोस में होगी अनुदैर्ध्य तरंग की, और सबसे जो कम गति होगी यानी स्पीड, वो होगी द्रव के अंदर, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग के कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा। अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण हैं वायु में ध्वनि तरंग, विस्फोट से उत्पन्न तरंग, दिल की धड़कन से उत्पन्न तरंग जो होती है, भूकंप से उत्पन्न तरंग। ये सभी क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग के एग्जाम्पल हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंग इनमें से किस में से नहीं गुजर सकती? आंसर हो जाएगा निर्वात। और अनुदैर्ध्य तरंग के जो एग्जाम्पल हमने बताए, वायु में ध्वनि तरंग, विस्फोट से उत्पन्न तरंग, दिल की धड़कन और भूकंप से उत्पन्न तरंग, ये सभी अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण हैं। अगला सवाल देखिए, उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? जो हथौड़ा उठाया जाता है, हाथ में आपने हथौड़ा उठाया, तो उठाए गए जो हथौड़ा, जो पीछे की तरफ हथौड़ा है, उसमें कौन सी ऊर्जा है, ये पूछा गया है। तो गतिज ऊर्जा है, मांसपेशीय है, या फिर स्थितिज या यांत्रिक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा होती है जब हथौड़े को आप उठाते हैं। मान लीजिए ये हथौड़ा है, इसको उठा करके जब आप पीछे की तरफ से, जैसे आपने पीछे उठा करके ये हथौड़ा उठ गया है और इसको यहाँ से इस तरफ लाना है, ठीक है। ये हथौड़ा इस यहाँ पर मान लीजिए कील है और इस कील पर मारना है, तो इस हथौड़े में अभी जो एनर्जी है यहाँ पर, वो कौन सी एनर्जी है? तो वो है स्थितिज ऊर्जा। ये अच्छी तरह से याद रखिएगा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति और अवस्था के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये इसका जो है वो परिभाषा है। किसी वस्तु के अंदर उसकी स्थिति और अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल और भी याद रखिएगा, जैसे हथौड़े, उठाए गए हथौड़े में तो है ही, इसके अलावा उसका जो उदाहरण है, जैसे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा पूछ दिया जाए तो भी आपको आंसर करना है स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा पूछी जाए तो भी आप आंसर करेंगे स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? कितना परसेंट बढ़ेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। या कभी कभी आपके ऑप्शन में दे देगा कि घटेगा। तो आप याद रखिएगा, जब भी किसी सरल लोलक की बात की जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर उसकी लंबाई 4% बढ़ाई जाएगी तो फिर उसका जो आवर्तकाल है वो 2% बढ़ेगा, ठीक है। उसका हाफ बढ़ता है वो। दोलन करता हुआ लोलक किसी एक बिंदु पर जितने समय के बाद पुनः वापस आता है उसको उसका आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल किसको कहेंगे? दोलन करता हुआ लोलक किसी एक बिंदु पर जितने समय के बाद पुनः वापस आ जाता है उसको उसका आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है? आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, आवर्तकाल जो
सरल लोलक जो है इसकी जो लंबाई पर ही ये आवर्तकाल डिपेंड करता है। तो अगर लंबाई यहाँ पर 4% बढ़ाई गई है तो फिर जो आवर्तकाल है वो 2% बढ़ेगा। अगर यहाँ पर लंबाई 8% बढ़ाई जाती तो फिर आवर्तकाल कितना परसेंट बढ़ता? 4% बढ़ता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं हो तो यह किस कारण रुक जाएगी? अगर कोई वस्तु गतिमान है और उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए तो वो किस कारण से रुक जाएगी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घर्षण के कारण रुक जाएगी। घर्षण क्या होता है? घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो किसी वस्तु के गति का विरोध करता है। जैसे कि मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और ये सड़क पर कोई गाड़ी चल रही है, तो इस पर ये जो सड़क की जो ये पहिया है, पहिए का सड़क के साथ घर्षण हो रहा है। ठीक है, अगर आप उसको गति अगर आप कम कर देते हैं, जो उसमें गतिमान वस्तु है उस पर कोई बल यानी जो आप एक्सीलरेटर दे रहे हैं जिससे गाड़ी चल रही है, अगर आप उसको देना बंद कर दें तो एक समय के बाद ये जो है अपने आप ही रुक जाएगी, क्योंकि इस पर जो है ये घर्षण लगातार काम करता रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? लोहे को और अधिक कठोर बनाया जाए तो उसको कुछ मिलाना पड़ता है। उसका नाम आपको बताना है कि क्या मिलाया जाए जिससे वो और कठोर और मजबूत बन जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? चार नाम ऑप्शंस दिए गए हैं आपको यहाँ पर, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर लिथियम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है यहाँ पर इन चारों में सबसे कम है। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर कोई गंध नहीं होती है, कोई स्वाद नहीं होता है, इसका कोई कलर यानी रंग नहीं होता। ये चीज़ याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी जो परमाणु संख्या है हाइड्रोजन की वो कितनी है? एक है। और इसका जो सिंबल यानी संकेत है वो क्या होता है? एच होता है। और इसका जो परमाणु भार है वो 1.008 होता है। ये आवर्त सारणी में पहले स्थान पर है। कहाँ पर है? हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में सबसे पहले स्थान पर यानी प्रथम स्थान पर रखा गया है, फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। इन सब में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? हाइड्रोजन का। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रतीक यानी जो उसका सिंबल है, ठीक है, उसमें से आपको बताना है कि किसका सिंबल में केवल एक अक्षर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन में। क्योंकि आपको पता है क्लोरीन के अंदर क्या होता है, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। इसी तरह से तांबा का जो प्रतीक है वो होता है Cu यानी कॉपर। कार्बन के लिए C होता है, कैल्शियम के लिए Ca होता है। तो एक अक्षर किसके अंदर हुआ? इसके अंदर हुआ, बाकी सब में दो दो हैं। ठीक है, तो यही पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बेसिक सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी में ये सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है आंत, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, टाइफाइड जो है वो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित। यानी अगर आपसे पूछे कि ये किससे होता है तो बैक्टीरिया से होता है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो है साल्मोनेला टाइफी से कौन सी बीमारी होती है? तो टाइफाइड जो है वो इसके द्वारा होता है। और यह रोग दूषित पानी और खाने के माध्यम से, ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये दूषित भोजन और खाने पानी से जो है ये पहुंचता है शरीर के अंदर, चाहे वो दूषित पेय पदार्थ कोई सा हो या फिर पानी हो। ठीक है, कोई भी हो, पेय पदार्थ ही, पानी, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स भी हो सकता है, इसके अलावा जूस भी हो सकता है, कोई भी अगर दूषित है तो इसके माध्यम से ये साल्मोनेला टाइफी पहुंच सकता है हमारे शरीर में और टाइफाइड हो सकता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, शहद का मुख्य घटक कौन सा है? शहद, जिसको हनी कहते हैं हम लोग, इसका मुख्य घटक पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी। फल शर्करा इसको कहा जाता है, या फ्रक्टोज एक कार्बनिक यौगिक है ये। इसका अणुसूत्र जो है जिस तरह से ग्लूकोज का होता है C6H12O6, यही होता है फ्रक्टोज का भी, तो याद रखिएगा। ठीक है, फल शर्करा भी इसका दूसरा नाम है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को डैश की मदद से घुमाया जाता है। जो एक कर्सर आप देखते हैं, यहाँ पर भी आप कर्सर देख रहे हैं, तो ये किसकी मदद से घुमाया जाता है? सिंपल सा आंसर है, माउस की मदद से घुमाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? जातक जो है एक ग्रंथ है, ये किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का ग्रंथ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसका संबंध गुलाम वंश से था?
गुलाम वंश से संबंधित इनमें से कौन है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से था, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। आपसे कई बार सवाल में पूछा जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया। अगर पूरा नहीं लिख करके शुरू किसने करवाया, फिर आप आंसर करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था शुरू। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा नहीं करवा पाए थे, तो फिर इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। अगला सवाल देखिए, भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किससे अनुमति मिली थी? किसने अनुमति दी थी अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए भारत में ब्रिटिश को? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जहांगीर के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, जहांगीर का जन्म फतेहपुर सिकरी में हुआ था। जहांगीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई। और जहांगीर का जो कुछ अन्य नाम है वो बहुत ही फेमस है, इससे सवाल अक्सर पूछा जाता है। इसके 2 फेमस नाम आपको याद रखना है, एक सलीम, जो कि कहा जाता है कि ये इसके बचपन का नाम था, और दूसरा इसको शेखू भी कहा जाता था। तो सलीम और शेखू जहांगीर के ये 2 नाम थे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने किसको? ब्रिटिश को अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए भारत में अनुमति दी थी। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? कहने का मतलब, अगर मध्य प्रदेश का ये नक्शा है तो ये कितने राज्यों से आपस में घिरा हुआ है? तो ऐसा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 राज्यों से घिरा हुआ है। यानी इसकी जो बाउंड्री है वो 5 राज्यों के साथ शेयर होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल को कई तरह से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगी है, या मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो आंसर होगा 5। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं ये भी याद रखिए। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे ये जो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, और इसके बाद महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात और राजस्थान। ये 5 राज्य जो हैं ये किससे लगे हुए हैं? मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। अब इसमें कई बार सवाल पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से जो 5 राज्य सटे हुए हैं इनमें सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, यूपी से लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, नर्मदा और तापी डैश की ओर बहने वाली नदियां हैं, यानी किस दिशा की ओर बहती है ये नदी? तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर पूरब और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में पूछा जाता है। नर्मदा और तापी ये 2 नदियाँ किस ओर बहती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदियाँ हैं। पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदियों में सबसे लंबी नदी की बात अगर करें तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो एक प्रचलित प्राचीन नाम है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसके लिए भी आप इसको याद रखिएगा। रेवा इसको कहा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है इंग्लिश में रेवा, कहीं कहीं पर इसको रीवा भी कहते हैं। रेवा ये नदी है, ठीक है। रेवा नदी नर्मदा नदी की ये प्राचीन नाम है। नर्मदा नदी भारत के 4 राज्यों से गुजरती है। नर्मदा नदी जो है ये भारत के 4 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से गुजरती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इन 4 राज्यों से नर्मदा नदी गुजरती है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस राज्यों में सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं? निम्न में से सर्वाधिक जनजातियाँ जो है वो किस राज्य के अंदर में पाई जाती है? तो ये जनजातियाँ जो है कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें, हो जनजाति काफ़ी फेमस जनजाति है और इससे भी सवाल पूछा जाता है कि हो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये झारखंड राज्य में पाई जाती है। और जनसंख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर आपसे पूछी जाए तो फिर आप आंसर कीजिएगा भील जनजाति। भील जनजाति जो है जनसंख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और अगर बात करें कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अगर सवाल कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे, फिर आप आंसर कीजिएगा 6। और अगर टोटल सदस्य पूछा जाता है तो फिर टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था?
तो ये कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उसे भारत रत्न दिया जा चुका था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आप सबको पता है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। लेटेस्ट 2019 में भी 3 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, आप सबको पता है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, इन सबको जो है दिया जा चुका है। तो एक साल में 3 व्यक्ति को ही अधिकतम जो है वो भारत रत्न दिया जा सकता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले ये पुरस्कार दिया जा चुका था। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का जो या सोसाइटी आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। स्थापना की थी किसने? हेनरी ड्यूनेंट ने। हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी। एक रेड क्रॉस से रिलेटेड एक सवाल और पूछा जाता है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिसको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कहते हैं, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। जो भारत में रेड क्रॉस है उसकी जो स्थापना है वो इसी तर्ज पर 1920 में की गई थी। और जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी यहाँ पर जेनेवा करेक्ट आंसर हो गया, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।